Hello friends, a warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ पॉलिटी पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी में आज जो अपना टॉपिक होगा उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना मतलब प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। भारत में जो संविधान की प्रस्तावना है हम उसको आज पढ़ेंगे और बहुत ही आसान भाषा में समझाने की गारंटी लेते हैं कि आप सबको एक ही बार में पूरी प्रस्तावना समझ में आ जाएगी। अभी तक अगर आप सबने रटा है तो रटने की बजाय अब आप समझ जाएंगे। यहाँ पर बगल में आपको प्रस्तावना का जो एक फोटो है वो शो हो जाएगा और आप सब देखकर वहां से हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे। और पॉलिटी की ये पहली क्लास है जिसमें हम सबसे पहले प्रस्तावना को ही देख रहे हैं। और पॉलिटी में ये इम्पॉर्टेंट है ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए, ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए एंड जीएस मतलब कि जनरल साइंस के तौर पर भी इसे पढ़ सकते हैं। और ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। जो प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनके बारे में भी देखेंगे और देखेंगे कि पॉलिटी में जो प्रस्तावना है ये कहाँ के संविधान से प्रस्तावना को उठाया गया है, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है और इसमें जो शब्द लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। और इसे ही जो अनेक प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी में तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। और आगामी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रस्तावना। तो अपनी हेडिंग होगी यहाँ पर, जो हेडिंग है उसका नाम है प्रस्तावना। मतलब प्रस्तावना का मतलब प्रियम्बल। पॉलिटी की पहली क्लास में अपना टॉपिक होगा प्रियम्बल। यहाँ पर आपको प्रस्तावना का एक फोटो क्लिप शो हो रहा होगा। तो इसे सबसे पहले जो भारत की प्रस्तावना है उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। तो यहाँ पर जो उद्देशिका दी गई है वहाँ पर मेन पॉइंट को फोकस करते हुए चलेंगे और उसके बाद उन सब का मतलब को देखेंगे कि उन सब का मतलब क्या होता है। जैसे सबसे पहले लिखा गया है हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और उसके बाद समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इसका जो मेन पॉइंट है सबसे पहले देख लेते हैं कि उस मेन पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो जो सबसे पहले लिखा गया है हम भारत के लोग भारत को, मतलब यहाँ पर कहा गया है हम भारत के लोग, मतलब जो हम हैं भारत के लोग भारत को मतलब कि ये जो हम भारत के लोग हैं इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हम भारत के लोग मतलब कि हमारे भारत में इतनी विविधता है, उसमें जो सारे अलग अलग जाति धर्म के लोग निवास करते हैं तो उन लोगों को सबसे ऊपर रखा गया है कि जो हम भारत के लोग का मतलब है भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम, जो भारत का संविधान है उसका निर्माण और अधिनियम के
लोगों में अपना प्रतिनिधित्व, मतलब लोगों में अपना प्रतिनिधित्व मतलब कि जो उनका प्रतिनिधि है उनका प्रतिनिधित्व करेगा, उसी को बोलते हैं प्रतिनिधित्व, के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। मतलब कि जो लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, लोगों का प्रतिनिधित्व मतलब जैसे राष्ट्रपति हो गया, तो वो लोगों का प्रतिनिधित्व है, मतलब कि सबसे ऊंचे पद पर जो भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति जी हैं, उनका चुनाव हम भारत के लोग, मतलब भारत की जनता ने भले ही अप्रत्यक्ष विधि से किया हो, लेकिन उन्हें चुनने की पावर जो दी गई है भारत के लोगों में ही है। विधानसभा के सदस्य को चुनना हो या फिर अनेक जितने भी हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि होते हैं, उन सबको भारत के लोगों ने चुना है और उन्हें यह अधिकार दिया गया है। इसलिए इसे कहा जाता है यहाँ पर कि हम भारत के लोग। सबसे ऊपर किसे रखा गया है? भारत के लोगों को। भारतीय संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत में जो लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, और इसके बाद ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। तो हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोगों को सर्वोपरि रखा गया है कि जो भारत के लोग हैं वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। और उसके अलावा भारत के लोगों में ही इन्हें सिर्फ इतना याद रखिए कि इन्हें सर्वोपरि रखा गया है, मतलब कि सबसे ऊपर भारत के लोग ही आते हैं। जो किसी भी शासन, मतलब शासन करने वाले अपने प्रतिनिधि को मौका देते हैं, उन्हें हटा सकते हैं। तो ये सब काम करने के लिए हम भारत के लोग यानी कि लोगों को ही सबसे ऊपर रखा गया। उसके बाद आगे देखते हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर देखें कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो भारत में दिया गया है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है। मतलब कि जो भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग, मतलब कि भारत के लोग हैं, उन्हें अपने से जुड़े हुए हर मामले में स्वयं से निर्णय लेने का अधिकार है। हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। मतलब कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब होता है स्वतंत्र राष्ट्र या स्वतंत्र राज्य की जो भारत के शासक यानी कि भारत के लोगों के प्रतिनिधि हैं, उनको कोई भी विदेशी शक्ति क्या नहीं कर सकती है? आदेश नहीं दे सकती। भारत के लोग, भारत के प्रतिनिधि जिन्हें लोगों ने चुना है, वे सक्षम हैं कि इन लोगों के लिए जो भी काम कर सकते हैं, जो भी आदेश देंगे या फिर इनके भले के लिए जो काम करना है, वो यहाँ के प्रतिनिधि कर सकते हैं। इनका चुनाव, मतलब कि इन्हें कोई भी बाहरी शक्ति आदेश नहीं दे सकती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये स्वतंत्र राज्य है। और आगे बढ़ते हैं तो समाजवादी, अगला जो आता है वो है समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है कि जो समाज में संसाधनों का बंटवारा होता है, मतलब सभी समाजवादी का मतलब यही होता है कि यहाँ पर अगर हम समाजवादी का मतलब देखें तो सामाजिक न्याय से लिया गया है। समाजवादी का मतलब क्या है? सामाजिक न्याय से लिया गया है। जो समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है, मतलब जो समाज में संपदा है वो सामूहिक रूप से पैदा होती है, और समाज में उसका बंटवारा भी समानता के साथ होना चाहिए। समाज में जो संपत्ति होती है वो सामूहिक रूप से पैदा होती है और इसका बंटवारा भी समाज में सामूहिक रूप से यानी कि समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हों। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समाजवादी का मतलब यही कहने से इसका तात्पर्य है कि समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का, मतलब ऊंचा नीचा या किसी भी प्रकार का भेदभाव से रखना नहीं चाहिए। समाजवादी सामाजिक न्याय से तात्पर्य है, मतलब कि समाज में जो संपत्ति उत्पन्न होती है वो सामूहिक होती है और समाज में इसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम।
हम भारत के लोग मतलब भारत के लोग सर्वोपरि हैं, सबसे बड़ी शक्ति और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब जो भारत के लोगों ने जिनको चुना है अपने प्रतिनिधियों को, वे इतने सक्षम है कि वे अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं, अपने देश के हित में निर्णय स्वयं ले सकते हैं, उन्हें कोई भी बाहरी शक्ति आदेश नहीं दे सकती। और समाजवादी का मतलब है कि समाज में जो संपत्ति उत्पन्न होती है वो सामूहिक रूप से उत्पन्न होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो इसका वितरण किया जाना चाहिए वो भी समानता के साथ ही किया जाना चाहिए, किसी के साथ इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उसके आगे आ जाता है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। अगला हो जाता है पंथ निरपेक्ष, या इसके स्थान पर धर्म निरपेक्ष लिख लेते हैं। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं, मतलब जो सरकार है उसका कोई धर्म नहीं होगा, ना तो सरकार किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। नागरिकों को, जो भारत के नागरिक हैं, भारत के लोग हैं, वो किसी भी धर्म को पूर्ण रूप से मानने के लिए स्वतंत्र हैं। और लेकिन कोई भी धर्म राज्य का आधिकारिक धर्म नहीं है, राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती, ना किसी धर्म को नीचे रख सकती है। और सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों का समान सम्मान करती है, मतलब जो सरकार है वो हर धर्म के लिए एक समान है, किसी भी धर्म का ना तो उसके लिए कोई भी धर्म ऊपर है और ना ही कोई धर्म उसके लिए नीचे है। तो यही कहा गया है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं, मतलब राज्य किसी भी धर्म को ना तो बढ़ावा देगा, ना तो किसी भी धर्म को नीचे करेगा, और ना ही किसी धर्म के प्रति कोई भी भेदभाव की भावना रखेगा। तो इसे ही बोला जाता है धर्मनिरपेक्ष का मतलब सीधा सीधा होता है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, और ना ही राज्य किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन हस्तक्षेप तो करता है, जैसे 3 तलाक का मामला हो गया, और अनेक सारे ऐसे मामले हैं जिसमें सरकार ने हस्तक्षेप किया है, तो उसे क्या कहेंगे, तो यहाँ पर कह देते हैं कि नकारात्मक हस्तक्षेप नहीं कर सकता, नकारात्मक हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मतलब कि अगर कोई परिवर्तन जरूरी है तो उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, बाकी नकारात्मक हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उसके आगे आ जाता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मतलब क्या होता है, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि सरकार का एक ऐसा रूप, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोकतंत्रात्मक मतलब होता है कि सरकार का एक ऐसा रूप जिसमें लोगों को समान क्या प्राप्त होते हैं, राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं, लोकतंत्रात्मक में होता है लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं, या सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुचित चलती है, यानी कि कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। लोकतंत्र मतलब, लोकतंत्रात्मक मतलब डेमोक्रेसी होता है। डेमोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमो प्लस CRACY, डेमोक्रेसी। और डेमो का मतलब यहां पर हो जाता है पीपल, पीपुल, और क्रेसी का मतलब हो जाता है रूल। मतलब यहां पर डेमोक्रेसी का मतलब हो जाएगा कुल मिलाकर लोगों का शासन, लोगों का शासन। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी मतलब होता है अब्राहम लिंकन के शब्दों में अगर कहा जाए तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, by the people, and government of the people, government by the people, and government for the people। इसका मतलब होता है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों का लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही शासन को कहा जाता है डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र कहा जाता है। ये किसके शब्दों में, तो अब्राहम लिंकन के शब्दों में, अब्राहम लिंकन के शब्दों में कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, जनता का जनता के लिए, जनता पर ही
शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपने शासक का चुनाव करते हैं और उन्हें जवाबदेह बनाते हैं। लोकतंत्र मतलब होता है लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के ऊपर ही शासन। और इसके आगे जो आता है लोकतंत्रात्मक के बाद आ जाता है गणराज्य। गणराज्य इसका मतलब होता है जो राज्य का प्रमुख होगा। राज्य का प्रमुख मतलब राष्ट्रपति, जिसका चुनाव लोगों ने किया है, जिसका चुनाव लोगों ने किया है और एक निश्चित कार्यकाल के लिए किया है। तो इसका क्या हो जाएगा कि शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना व्यक्ति होगा। शासन का जो प्रमुख होगा वो लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राज खानदान का। गणराज्य का मतलब होता है जो भारत का प्रमुख व्यक्ति होगा, जो भारत का शासन का प्रमुख होगा वो लोगों के द्वारा चुना हुआ होगा, ना कि किसी विशेष राज खानदान का होगा और ना ही किसी विशेष वंश या किसी विशेष धर्म का। तो यहाँ पर गणराज्य का मतलब होता है राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख चुना हुआ और निश्चित कार्यकाल के लिए, निश्चित कार्यकाल मतलब जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रमुख है, शासन का प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपति है, उसका चुनाव किया जाता है और निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणराज्य है, भारत एक गणराज्य है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा लोगों पर लोगों के लिए ही शासन। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं। समाजवादी का मतलब होता है जो समाज में संपत्ति होती है वो समान रूप से उत्पन्न होती है और समान रूप से ही उसका बंटवारा किया जाना चाहिए, जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए किसी भी आधार पर। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत में जो चुना हुआ प्रतिनिधि होगा वो अपने फैसले लेने में सक्षम है। भारत में कोई भी बाहरी शक्ति भारत के प्रमुख शासन प्रमुख को आदेश नहीं दे सकती और भारत के लोगों को सर्वोपरि रखा गया है। और उसके बाद आ जाता है कि जो भारत में न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार के न्याय की बात की जाती है भारत में? तो भारत में कितने प्रकार के न्याय की बात की जाती है? 3 प्रकार के न्याय की, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। मतलब कि जो भारत में न्याय के 3 चरण लिए गए हैं, एक सामाजिक, दूसरा राजनीतिक, आर्थिक, 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है। तो न्याय का मतलब हम देखेंगे कि जो न्याय का मतलब होता है वो यहाँ किससे है, तो लिखेंगे न्याय, और इसका मतलब हो जाता है नागरिक के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर। नागरिक के साथ किस आधार पर? जाति, धर्म और लिंग के आधार पर। जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के यानी कि किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कौन सा भेदभाव? तो सामाजिक, ना तो सामाजिक भेदभाव किया जा सकता है और ना ही आर्थिक और ना ही राजनीतिक भेदभाव किया जा सकता है। 3 प्रकार का भेदभाव यहाँ पर बात की गई थी। कौन कौन सा था? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। किसी भी विशेष जाति के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जा सकता। विशेष धर्म के साथ और ना ही विशेष लिंग के साथ वाले व्यक्ति के साथ यहाँ पर किसी भी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव किया जाता है या किया जा सकता है। और उसके बाद फिर आ जाता है यहाँ पर स्वतंत्रता हमें कितनी प्रकार की प्राप्त है? तो हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार की स्वतंत्रता, हम किसी भी प्रकार का विचार कर सकते हैं। अभिव्यक्ति, हम अपने आपको मतलब किसी के सामने किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। विश्वास करने की स्वतंत्रता, हम किसी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो हमारे ऊपर है, हम स्वतंत्र हैं। और धर्म की स्वतंत्रता, धर्म का मतलब होता है कि हम किसी भी धर्म को अपने मन से मान सकते हैं, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं, अपने आप मन से हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। और उपासना की स्वतंत्रता मतलब कि हम किसी भी देवी देवता की उपासना कर सकते हैं, इसके लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। तो स्वतंत्रता का मतलब होता है कि नागरिक कैसे सोचें, नागरिक कैसे सोचें मतलब विचार करने की स्वतंत्रता।
नागरिक कैसे सोचे। भारत के नागरिक हैं, वो अपने मन में कुछ भी विचार कर सकते हैं, इसके लिए वे स्वतंत्र हैं। और जो अभिव्यक्ति है, किस तरह अपने विचारों को सामने वाले के सामने प्रकट करें, इसके लिए भी स्वतंत्र हैं। मतलब विचारों को इस तरह प्रस्तुत करना है कि सामने वाले को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि नागरिक कैसे सोचें, अपने विचारों को सामने वाले के सामने कैसे प्रस्तुत करें, मतलब अभिव्यक्ति और अपने विचारों को किस तरह अमल कराएं, सामने वाले से अपने विचारों पर किस तरह अमल कराएं, इस पर उन्हें कोई पाबंदी नहीं है। और ना ही वो जो धर्म की बात की जा रही है कि अपने मन से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं और उस धर्म में जाकर मतलब कि रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त है कि अपने आप से होना चाहिए, ना कि किसी के जबरदस्ती कहने पर धर्म परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्ति अपने आप से किसी भी धर्म को अगर मानना चाहता है तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। यहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके बाद विश्वास की स्वतंत्रता, मतलब किसी के ऊपर विश्वास करे या ना करे इसके लिए वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता कौन कौन सी है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता का मतलब क्या होता है, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। समता मतलब समानता, तो कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। मतलब सरकार हर नागरिक को, चाहे वह कोई भी वैकेंसी निकाले, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की बात की जाए या फिर कहीं पर भी बात की जाए, सरकार का यह कर्तव्य है कि सरकार सभी लोगों को समान रखने का प्रयास करे, व्यवस्था करे और उन्हें समान रखे। तो यहाँ पर समानता कौन कौन सी, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। मतलब कि व्यक्ति अपनी गर्मी और प्रतिष्ठा को बनाए रख सकता है, यह उसके लिए मतलब कि यह सभी व्यक्तियों में समान है, ना कि प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए निम्न जाति वाले को निम्न जाति बोला जा सकता है और ना ही उच्च जाति वाला निम्न जाति वाले पर कुछ भी बात कर सकता है। इसके लिए मतलब कि उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रतिष्ठा की समानता होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा का सम्मान रखकर ही कि अपनी अभिव्यक्ति को करना चाहिए, मतलब अपने विचार को अभिव्यक्त करना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ लिखा गया है अवसर की समता। अवसर भी यहाँ पर दिया गया है, मतलब चाहे वह सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, यहाँ पर जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश और जन्मस्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा। इसमें वह समता या समानता का व्यवहार लाया जाना उचित है। और उसके बाद ही यहाँ पर समता 2 प्रकार की होगी, प्रतिष्ठा और अवसर। अब बंधुता, बंधुता मतलब भाईचारा होता है। बंधुता मतलब भाईचारा। भारत के सभी लोगों को इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए कि ऐसे लगे कि हम सब आपस में एक दूसरे के भाई समान हैं, मतलब रिश्तेदार समान हैं। तो यहाँ पर हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे हम एक परिवार के सदस्य हों। भारत के किसी भी व्यक्ति के साथ हम सबको ऐसे आचरण करना चाहिए जैसे कि हम सब भारत के एक ही परिवार की, भारत एक बड़ा परिवार है और हम सब उस बड़े परिवार के एक सदस्य हैं और सभी सदस्य को मिलकर रहना चाहिए। और कोई भी नागरिक, हम जान चुके हैं बंधुता मतलब भाईचारा, और भाईचारा किस प्रकार से, मतलब कि यहाँ पर बताया गया है भारत की प्रस्तावना में भाईचारा कहने का मतलब है कि भारत के लोगों को एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए, एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहना चाहिए। और ऐसे प्रतीत होना चाहिए कि हम सब एक ही परिवार के मतलब सदस्य हैं और कोई भी सदस्य किसी भी व्यक्ति को अपने से कमतर ना समझे। और इसके बाद फिर जो अगला आ जाता है भाईचारा के बाद यानी बंधुता के बाद, हमने देख लिया कि बंधुता, और उसके बाद फिर यहाँ पर इतना ही समझने लायक था। उसके बाद जो है उसको आगे हम देखते हैं। तो उसके बाद हम इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या है। हम देख चुके हैं हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोगों को सर्वोपरि रखकर सबसे ऊपर रखा गया है। और उसके बाद फिर
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब होता है कि भारत के लोगों द्वारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि होगा वो भारत के हित में हर फैसले लेने के लिए सक्षम है। उसमें उसको कोई भी बाहरी शक्ति भारत के शासक को मतलब जो चुना हुआ प्रतिनिधि होगा उसको आदेश नहीं दे सकती है। और यहीं पर आगे आया समाजवादी का मतलब होता है सामाजिक न्याय, जिसमें भारत में प्रत्येक व्यक्ति को जो संपत्ति उत्पन्न होती है वो सामूहिक रूप से उत्पन्न होती है और उसका बंटवारा समाज में समानता के साथ किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति और लिंग के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जो भारत का राज्य है उसका कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है और ना तो वह राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा दे सकता है और ना ही किसी धर्म को नीचे रख सकता है। सभी धर्म उसकी नज़र में एक समान होते हैं और सभी धर्म का वह सम्मान करता है। वहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता, सकारात्मक हस्तक्षेप नहीं करता है। जहाँ पर नकारात्मक हस्तक्षेप है मतलब कि कहने का मतलब है जब सब कुछ सही ढंग से चल रहा है तो उसमें सरकार के हस्तक्षेप की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब वही धर्म में कुछ नकारात्मक बातें उत्पन्न हो जाती हैं तो उसको दूर करने के लिए सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। और उसके साथ ही साथ लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है लोगों का शासन, लोगों के द्वारा लोगों के ऊपर, अब्राहम लिंकन के शब्दों में डेमोक्रेसी। और उसके बाद फिर भारत में जो गणराज्य है, गणराज्य का मतलब होता है कि जो भारत का प्रमुख होगा, भारत में शासन का प्रमुख होगा, वो चुना हुआ व्यक्ति होगा और एक निश्चित समय के लिए ही चुना जाता है। इसके बाद हमने देखा कि जो न्याय है भारत में वो कितने प्रकार की न्याय है, 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ इसमें अन्याय मतलब कि भेदभाव की भावना जैसी कुछ भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। और स्वतंत्रता यहाँ पर 5 प्रकार की दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने आप को विचार मतलब कि अपने आप में विचार कर सकता है और अपने शब्दों की अभिव्यक्ति भी कर सकता है। इन सब के लिए वह एकदम स्वतंत्र है। विश्वास और धर्म की उपासना मतलब किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। और उसके बाद फिर हमने देखा प्रतिष्ठा और अवसर की समता मतलब कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को आंच नहीं आनी चाहिए, उसमें समानता है, कोई भी ऊंची धर्म का है या नीचे धर्म का है इसमें कोई भी भेदभाव नहीं। और अवसर की समानता मतलब राज्य सरकार द्वारा दिए गए कोई भी विकल्प जैसे सरकारी नौकरी आदि के लिए जब आवेदन किए जाते हैं तो उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उसके किस किस चीज़ के आधार पर, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और उसके बाद अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। मतलब कि धर्म हो गया, लिंग, जन्मस्थान, मूलवंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और यहाँ पर फिर दिया गया कि समता हो गया। और उसके बाद सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता मतलब भाईचारा। भारत के सभी व्यक्ति इस प्रकार से बिहेव करें कि जैसे वह एक बड़े परिवार के सदस्य हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य सदस्य को अपने से कमतर ना समझे। तो इतना ही था यहाँ पर। अब आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जो भारत की प्रस्तावना है इसे उद्देश्य उसको और क्या कहा जाता है, मतलब कि इसको बोला जाता है भारत की प्रस्तावना को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की प्रस्तावना को कहा जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है प्रस्तावना को। क्यों बोला जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आत्मा? क्योंकि इसमें भारतीय संविधान के पूरे गुण मिलते हैं। तो संविधान की विशेषताएं मिलने के कारण सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों? संविधान की विशेषताएं मिलने के कारण। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में संविधान की विशेषताएं मिलने के कारण, विशेषताएं मिलने के कारण
कारण ही इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। मतलब कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोले जाने का कारण है संविधान की विशेषताएं मिलना। मतलब यहाँ पर संविधान की विशेषताएं मिलती हैं, इसी कारण इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और जो प्रस्तावना है ये उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप है। जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसी का परिवर्तित रूप है। तो उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप, उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। जवाहरलाल नेहरू जी ने कब प्रस्तुत किया था? तो प्रस्तुत किया कब? जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। और जब इसे अपनाया गया, प्रस्तुत किया गया था और इसे अपनाया कब गया? तो इसे अपनाया गया था कब? तो अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया और इसे अपनाया गया 22 जनवरी 1947 का को। उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप प्रस्तावना है और प्रस्तावना में संविधान की विशेषताएं मिलने के कारण इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रियम्बल जो है भारत में प्रस्तावना ये कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना ली गई है यूएसए से। जो भारत में प्रस्तावना लिया गया है, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो इतना क्लियर हो गया होगा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की विशेषताएं मिलने के कारण उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है। उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया और अपनाया गया 22 जनवरी 1947 को। अब यहाँ पर आगे इसके देखते हैं कि जो प्रस्तावना है, यहाँ पर जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना ली गई है यूएसए के संविधान से। यूएसए के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है। सिर्फ जब पूछा जाए कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है तो यूएसए के संविधान से। और अगर पूछ लिया जाए लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना, भारत में प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो यूएसए के संविधान से। और जो प्रस्तावना की भाषा अपनाई गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आइडियल ऑफ जस्टिस, जो न्याय का सिद्धांत है, आइडियल ऑफ जस्टिस मतलब कि यहाँ पर जो न्याय का सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो लिया गया है, न्याय का सिद्धांत वो है रसिया से, रसिया के संविधान से। मतलब रसिया के संविधान से क्या लिया गया है? न्याय का सिद्धांत। यानी कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, बंधुता के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। प्रस्तावना लिया गया यूएसए के संविधान से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, न्याय का सिद्धांत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रसिया से, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श लिया गया है जो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और पार्ट्स ऑफ प्रियम्बल, जो संविधान प्रस्तावना के भाग हैं, प्रस्तावना के भाग हैं, उनको देखते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ प्रियम्बल हैं कौन कौन से भाग हैं।
तो जब हम पूछेंगे कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो यूएसए के संविधान से, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। न्याय का सिद्धांत लिया गया है रसिया से, और जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श हैं वो लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ द प्रीएम्बल। पार्ट्स ऑफ द प्रीएम्बल, संविधान के भाग। तो यहाँ पर अधिकार के स्रोत कौन कौन हैं? जो अधिकार के, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जो दिया गया है अधिकार के स्रोत कौन है? तो भारत के जो लोग हैं, कहा गया है ना हम भारत के लोग, तो भारत के लोग हैं यहाँ के संविधान में अधिकार के स्रोत, भारत के लोग हैं। और राज्य की प्रकृति कैसी है? तो राज्य की प्रकृति कैसी है? तो संप्रभुत्व संपन्न है। राज्य कैसा है? राज्य की प्रकृति कैसी? संप्रभु मतलब संप्रभुत्व संपन्न। संप्रभु मतलब क्या होता है? संप्रभुत्व संपन्न मतलब कि जो भारत में चुना हुआ व्यक्ति होता है वो अपने निर्णय लेने में सक्षम होता है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी मतलब समाज में संपत्ति का बंटवारा। धर्मनिरपेक्ष मतलब राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं। और लोकतांत्रिक और गणतंत्र कैसा है? तो लोकतांत्रिक और गणतंत्र, इतने प्रकार के यहाँ पर जो राज्य की प्रकृति है वो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्र, इतने चीज यहाँ पर राज्य की प्रकृति में शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? जो इसका उद्देश्य होता है इसका उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को बनाए रखना। उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को बनाए रखना। और इसमें लागू की तिथि है 26 नवंबर 1949। लागू की तिथि 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। तो अधिकार के स्रोत भारत के लोग हैं। राज्य की प्रकृति है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्र मतलब गणराज्य। उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को बनाए रखना। लागू की तिथि है 26 नवंबर 1949। इसके आगे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या भारत की प्रस्तावना में, जो भारत में प्रीएम्बल है, इसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं? भारत की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है क्या? भारत की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं? एक क्वेश्चन बनता है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? संविधान का भाग है क्या? प्रस्तावना संविधान का भाग है। मतलब अगर संविधान का भाग है तो भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है, और अगर संविधान का भाग नहीं है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो पूछा गया प्रश्न कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो यहाँ पर प्रस्तावना संविधान का भाग होता है। कैसे? क्योंकि इसमें संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए हैं, उनको हम आगे देखेंगे। यहाँ पर प्रस्तावना संविधान का भाग है अगर पूछा जाए तो हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग है। और यहाँ पर ये किसके द्वारा कहा गया था? जो बेरूबरी केस हुआ था, बेरूबरी केस 1960 में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरूबरी केस 1960 में कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। बेरूबरी केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और उसके बाद अगला आता है केशवानंदा भारती केस।
केशवानंदा भारतीय केस 1973। केशवानंदा भारती केस 1973 में बताया गया कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग होती है। केशवानंदा भारती केस 1973 में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इस केस में जो जजेस की बैठक हुई थी उसमें कितने जजों की बेंच बैठी थी, तो यहाँ पर जो इस केस में जजों की बैठक हुई थी उस बेंच में 13 जज थे। बेंच में कितना जज थे? 13 जजेस थे। मतलब केशवानंदा भारती केस में 1973 में जिसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग होती है, वहां पर 13 जजों की बेंच बैठी हुई थी। और कोई भी संवैधानिक मामला होता है, कोई भी संवैधानिक मामला, तो उसमें कम से कम संवैधानिक मामला होगा तो उसमें कम से कम कितने जजों की बैठक बेंच बनाई जाती है? तो कम से कम 5 जज तो होने ही चाहिए, 5 जज मिनिमम। मतलब अगर कोई भी संवैधानिक मामला है और उसमें बैठक करवानी है तो बेंच में कम से कम 5 जज होने चाहिए। और केशवानंदा भारती केस में 13 जजों की बेंच बैठी हुई थी जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। बेरुवरी केस में नहीं, मतलब कि बताया गया था कि संविधान का भाग नहीं है। और अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो यहाँ पर और साथ ही साथ दिया गया बेसिक फीचर थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूल विशेषता का सिद्धांत। बेसिक फीचर थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मूल विशेषता सिद्धांत। मूल विशेषता सिद्धांत में कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में जो मूल शब्द दिए गए हैं उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, बाकी मूल विशेषता में संशोधन नहीं कर सकते। जैसे कि दिया गया है धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य, इन शब्दों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसे ही कहा गया मूल विशेषता सिद्धांत। और क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से आई थिंक समझ में आया होगा कि संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। केशवानंदा भारती केस 1973 में कहा गया, जहां पर 13 जजों की एक बेंच बनाई गई थी और वहां पर निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और कोई भी संवैधानिक मामला होता है तो वहां पर कम से कम 5 जजों की बेंच तो बनाई जाती है, यानी कि 5 जजों की बेंच होती है जिसमें बैठक करवाई जाती है। तो क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? प्रस्तावना में या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो यदि प्रस्तावना संविधान का भाग है तो संशोधन तो किया ही जा सकता है। यहाँ पर संविधान में संशोधन यानी कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और किसके तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 368 के तहत, अनुच्छेद नंबर 368 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है। और यहाँ पर जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जब हुआ था, 1976, तो उसमें एडेड 3 न्यू वर्ड्स, मतलब कि एडेड 3 न्यू वर्ड्स, 3 नए शब्द जोड़े गए। एडेड 3 न्यू वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स थे जो 1976 में भारत की प्रस्तावना में जोड़े गए? तो समाजवादी जोड़ा गया, एक शब्द था समाजवादी। दूसरा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे 42
कौन कौन से वर्ड थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। और पूछा जाए कि संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत। और इसका संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप कैसा है? तो इसका जो स्वरूप है वो है गैर न्यायिक। गैर न्यायिक मतलब इसमें जो लिखा गया है, उसका स्वरूप कैसा है? न्यायिक नहीं है बल्कि गैर न्यायिक है। इसका स्वरूप कैसा है? तो इसका स्वरूप है गैर न्यायिक। तो आई थिंक प्रस्तावना पूरी क्लियर हुई और अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो समझना तो पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है तो समझना तो पड़ेगा, चाहे जैसे ही करके। और इतनी आसान भाषा में अगर नहीं समझ में आया है तो इससे आसान और क्या हो सकता है? इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता, और ना ही कोई शॉर्टकट। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद।